So, chapter number 1, economics and economy. तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ठीक है. फर्स्टली व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग के ऊपर बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, ठीक है. अब स्टूडेंट्स यू ऑल नो दैट कि हम सबकी वांट्स क्या हैं बेटे, अनलिमिटेड है, ठीक है. विद आवर अवेलेबल रिसोर्सेज वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल आवर वांट्स, ऑल आवर नीड्स, ठीक है. जो हमारे पास अवेलेबल होता है उससे हम अपनी सारी नीड्स को सेटिस्फाई कभी नहीं कर सकते, ठीक है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वांट्स के रिलेशन में जो रिसोर्सेज होते हैं बेटे वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है. वांट्स इन रिलेशन टू द वांट्स, व्हाट आर आर मींस, व्हाट आर आर रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड ऑलवेज, ठीक है. तो हमें उन रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करके यूज करना है सो दैट कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए. तो ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है. इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज. तो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि ऑल ऑफ अस हैव अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि हम सबकी वांट्स क्या है बेटे, अनलिमिटेड है. तो टू सेटिस्फाई, as we all have unlimited wants, to satisfy these unlimited wants we all have limited resources. Even the richest person on this earth have some wants, ठीक है. चाहे वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान ही क्यों ना हो, उसकी भी कुछ ना कुछ wants हैं. तो wants हम सबकी क्या है बेटे, अनलिमिटेड है. लेकिन उनको मैनेज, उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्स हैं वो क्या है, लिमिटेड है. लिमिटेड इट मींस स्कैर्स, ठीक है. लिमिटेड है या स्कैर्स है. तो हमें क्या करना पड़ता है, एज आवर वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट्स व्हाई हमें क्या करना पड़ता है बेटे, चॉइस, चूज करना पड़ेगा. वी हैव टू चूज कि हम इन रिलेशन टू द वांट्स अपने रिसोर्सेज को यूज कहाँ करना चाहते हैं, ठीक है. अब जैसे कहने का मतलब, मैं आपको हमेशा से एक एग्जांपल देता हूँ, पहले भी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है. तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जैसे सपोज आप सबको क्या है, क्या अपने घर से जो है पॉकेट मनी मिलता है ना, पॉकेट मनी. तो पॉकेट मनी मिलता है, तो उस पॉकेट मनी को आप क्या करते हो, मैनेज करते हो ना. पॉकेट मनी के रिलेशन में आपकी वांट्स तो क्या है, अनलिमिटेड है. अब जैसे मान लो आपको जो है 2000 रुपीज एज ए पॉकेट मनी मिले, कि पेरेंट्स ने कहा कि बेटा ये तेरी पॉकेट मनी है इस मंथ की, और इससे 2000 रुपये उन्होंने दे दिया, इससे तूने भाई जो अपना करना है, जो अपना परचेज करना है वो तूने इसी से करना है ना. इन रिलेशन टू द लिमिटेड रिसोर्स, अब हमारे पास वांट्स की एक लिस्ट बनने वाली है कि मैं ये भी बाय कर लूँ, 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 है ना. कहने का मतलब है कि आई वांट टू बाय जीन्स फॉर माई सेल्फ, ठीक है. कहीं ध्यान जाता है कि ये खरीद लेता हूँ, और फिर एक तरफ ध्यान जाता है कि पेरेंट्स ने पॉकेट मनी दी है, तो जो मोबाइल का रिचार्ज है वो भी इसी में से करवाना है, ठीक है. अब पेरेंट्स ने जो दिया उसमें से जो है मुझे जो है जो ऑड एक्सपेंसेस हैं छोटे मोटे, ठीक है, कुछ खाना पीना है, ठीक है, यानी फूड आइटम्स हैं, तो वो भी मुझे इसी में से कवर करनी है, ठीक. तो कहने का मतलब हमारे पास एक लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी कि मैं इससे क्या करूं. जैसे अब मेरी प्रायोरिटी है कि ये भी है कि मुझे एक बुक भी चाहिए, ठीक है. तो देयर आर सो मेनी वांट्स, ठीक है. तो उन्होंने तो हमारे लिए एक पॉकेट मनी डिसाइड कर दिया, हमारे लिए लिमिटेड मीन डिसाइड कर दिया कि आपके पास 2000 है बेटे, इस पॉकेट मनी से हमारी ये वांट्स की लिस्ट बन गई. जीन्स लेनी है, रिचार्ज करवाना है, फूड आइटम्स चाहिए, बुक्स परचेज करनी है, ठीक है, फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है उसको एक गिफ्ट देना है, ठीक. तो इस तरह से देयर आर सो मेनी वांट्स, ठीक. तो एक लिस्ट बन गई. तो अब इन लिस्ट को अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड रिसोर्स मैं क्या करूंगा, मैनेज करूंगा, कोशिश करूंगा कि इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए. अगर घर वालों ने 2000 रुपए दिए, कैसे मैनेज करूं, कैसे चेंज करूं, सो दैट मुझे क्या मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, सो दैट आई सेटिस्फाई माई सेल्फ मैक्सिमम, ठीक है, टू मैक्सिमम लेवल. तो मैं अपने आप को मैक्सिमम लेवल तक सेटिस्फाइड कर पाऊं. दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, ठीक है.
तो मतलब अगर मेरे से वन लाइन डेफिनेशन मांग ली जाती है, एक लाइन में मेरे से पूछ लिया जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो मैं उसको कैसे डिफाइन करता हूँ, तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से याद किया जा सकता है। ये 4 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चॉइस में साथ में आप एक बात और लिख लो, अल्टरनेटिव यूजेस, क्योंकि आपका जो लिमिटेड रिसोर्स है उसके हैं अल्टरनेटिव यूजेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस, क्योंकि इस रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस है। तो ये मैंने आपको यहाँ अल्टरनेटिव यूजेस सुझाए हैं, ठीक है ना, अल्टरनेटिव यूजेस बताए हैं उस पॉकेट मनी के। तो आप सिलेक्शन इस तरीके से करते हो कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में आप अल्टरनेटिव यूजेस डालो, फिर उसके बाद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए चॉइस होगा, फिर इसके बाद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आएगा, ठीक है। तो एक लाइन, वन लाइन डेफिनेशन क्या बनेगी, टिप्स पे कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, इकोनॉमिक्स does refers to the रैशनल होता है सोच समझ कर, ठीक है, द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज और स्कैर्स रिसोर्सेज। तो ये है इकोनॉमिक्स, वन लाइन डेफिनेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करूं, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं, डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होगी, डेफिनेशन आपसे जरूर पूछी जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट ऑप्ट किया बेटे, तो उसका मीनिंग मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं तो मुझे एटलीस्ट इसका मीनिंग पता है या नहीं, ये जरूरी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्स, ओके। तो अब इससे आगे जब हम बात को बढ़ा सकते हैं तो कैसे, मतलब किस तरीके से हम इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं, तो हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उठा सकते हैं कि कहाँ से ये जो सब्जेक्ट है ये ओरिजिन हुआ, या मतलब ये जो कंटेंट है या ये जो वर्ड है हमारे पास इकोनॉमिक्स, ये कहाँ से अराइज हुआ, ठीक है बेटे। तो फर्स्टली अगर मैं इस वर्ड के अराइजल की बात करता हूँ, तो ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ठीक है। तो ग्रीक लैंग्वेज के एक्चुअल में ग्रीक लैंग्वेज से ये डेराइव्ड है, मतलब जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज से डेराइव्ड है, और ग्रीक लैंग्वेज के दो मेन वर्ड्स हैं, दो मेन वर्ड से अराइज्ड है। एक वर्ड कौन सा है, ओइकोस, ठीक है, और दूसरा वर्ड कौन सा है, नेमेन। तो क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज जो है वो हिस्टोरिकली काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, तो सबसे पहले जो वर्ड्स का ओरिजिन है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है यहाँ पर इकोनॉमिक्स का। तो ओइकोस का मतलब होता है बेटे डोमेस्टिक, तो इस तरह से आप इसको और इलेबोरेट कर सकते हो इकोनॉमिक्स को, दैट द वर्ड इकोनॉमिक्स हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम two words of the Greek language named oikos and nemein, where oikos means domestic and nemein means management, ठीक है, मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चंस जो है ना आपको फाउंडेशन में जो सीए के लिए सीपीटी के लिए प्रिपेयर करते हैं बच्चे फाउंडेशन कोर्स के लिए, तो वहाँ ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इकोनॉमिका नाम से एक वर्ड होता है, इकोनॉमिका, ठीक है, तो वहाँ इकोनॉमिका का मतलब क्या है, ओइकोस और नेमेन से मिलाकर वर्ड बनाया गया इकोनॉमिका, और इकोनॉमिका से ही जो है डेराइव हुआ इकोनॉमिक्स, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में आजकल यूज करते हैं, ठीक है। तो इकोस का मतलब है डोमेस्टिक, नेमेन का मतलब है मैनेजमेंट, तो डोमेस्टिक मैनेजमेंट यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, और विद इन योर डोमेस्टिक एरिना आप किस चीज का मैनेजमेंट, विद इन योर डोमेस्टिक एरिना यू आर मैनेजिंग योर रिसोर्सेज, ठीक है, आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो। अगर मैं यही चीज जो है आपको बताऊं कि इकोनॉमिक्स जो आपके घर से स्टार्ट हो रही है, जैसे देखो एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप क्या करते हैं, कुछ पैसे देते हैं, कुछ नोट देते हैं, तो वो क्या करता है, शॉप पे जाएगा, परचेजिंग करेगा, परचेजिंग करते वक्त वो क्या देखेगा, उसके पास जो पैसा है उसको पता होता है ना कि जो नोट वो लेकर गया 10 रुपी का लेकर गया, 20 रुपीज का लेकर गया, उसको पता है कि इससे क्या आएगा, और वहां जाकर वो कोशिश करेगा कि जो उसको पैसा दिया गया उसमें वो ज्यादा से ज्यादा बाय करे, मतलब वो उससे जो है अपने लिए वेफर्स भी परचेज करना चाहता है, चॉकलेट भी परचेज करना चाहता है, और जो है वो जो है
ये जो चिप्स वगैरह भी परचेज करना चाहता है तो वो उस तरीके से मैनेज करके जाता है। आप देखो कि उसको पता है इतने रुपए में ये चीज आ जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब वो मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी, वो डोमेस्टिक एरिना से स्टार्ट होगी, वो आपके घर से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये चीज क्या है बेटे, इस तरह की जो मैनेजमेंट है वो इनबॉर्न जो है आप सीखना शुरू हो जाते हो, ठीक है। किस तरीके से आपको जो दिया गया पैसा आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हो, करते हो ना। अब आप इसको कोरिलेट करके देखो अपनी रियल लाइफ के साथ, आपको महसूस होएगा कि हाँ ये सब तो हम करते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज आप करते हो अपनी रियल लाइफ में भी, कि जितना आपको पैसा दिया गया है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करोगे, क्योंकि अनलिमिटेड तो किसी के पास भी नहीं है। अनलिमिटेड तो जो है रिसोर्स किसी के पास भी नहीं है। नेचर ने ही ऐसा किया ही नहीं, नेचर ने ही हम सबको जो है वो लेबोरियस बनाने के लिए या मैनेजमेंट सिखाने के लिए जो रिसोर्स हैं उनको लिमिटेड वे में प्रोवाइड किया, सो दैट हम उसको यूज करना सीखें, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अल्टीमेटली थीम ऑफ द पार्ट, थीम ऑफ द कंटेंट इज टू मैनेज द रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ठीक है। इसी चीज का नाम क्या है, इकोनॉमिक्स है, समझिए। अब मैं अगर इसको आपको थोड़ा सा इसका जो है, जैसे आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात कर रहे थे कहाँ से डेराइव हुआ, तो अब हम ये बात और छोटी सी एक और बात कर सकते हैं इसमें। 1776 में सबसे पहले एडम स्मिथ नाम से एक इकोनॉमिस्ट हुए, जिन्होंने मतलब 1776 में इन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर एक जो है सेपरेट कंसेप्ट अपना प्रोवाइड किया, जिससे इस सब्जेक्ट को एक अलग रिकॉग्निशन मिला। मतलब इकोनॉमिक्स का ओरिजिन यानी आप कह सकते हैं कि एक जो है सर्टिफाइड थ्योरी जो है एडम स्मिथ ने 1776 में प्रोवाइड करी अपनी एक बुक में, जिस बुक का नेम था बेटे वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये आपसे कई बार बुक का नेम पूछ लिया जाता है, तो फाउंडेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे जो बच्चे फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि ये कब अराइज हुआ। तो एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस, जिससे इकोनॉमिक्स को अपना एक सेपरेट रिकॉग्निशन मिला, एक अलग ब्रांच के तौर पर इसको जो है स्टडी किया जाने लगा, एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर इसका जो है स्टडी स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो इसका जो मतलब कंट्रीब्यूशन जो आप इकोनॉमिक्स के लिए कह सकते हो वो किसका है, एडम स्मिथ का है। दैट्स व्हाई एडम स्मिथ इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, हु विल कंसीडर एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, हु ओरिजिनेट्स द कंटेंट एज फर्स्टली, तो एडम स्मिथ है, व्हेन इन 1776 बाय हिज बुक नेम्ड वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। ये आपका जो है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं, यानी एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को किस फॉर्म में स्टडी किया था बेटे, वेल्थ। तो वेल्थ आप समझते हो पैसा, ठीक है। तो रैशनल मैनेजमेंट के ऊपर जो बात है जो अब हम कर रहे हैं, ये तो एक एडवांस्ड फॉर्म है, ये काफी डेवलप्ड फॉर्म है। तो आगे आ जाते हैं बेटे, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में हमने, डेफिनेशन के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। तो आगे एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वो क्या है, वो भी बहुत जरूरी है। देखो हमने यहाँ पर बात की कि वो रिसोर्सेज क्या है बेटे, लिमिटेड है, और वांट्स क्या है बेटे, अनलिमिटेड है। तो जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उससे एक प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज को मैनेज करना ही तो क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। और उन्हीं में से सिलेक्शन करना, ठीक है, आपकी जो चॉइस है वो किस तरीके की होगी, लिमिटेड रिसोर्सेज को देखते हुए, उसी को आप क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब द प्रॉब्लम ऑफ choice in relation to in relation to in relation to unlimited wants, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन रिलेशन टू अनलिमिटेड wants
is called as economic problem. तो चॉइस की प्रॉब्लम है कि किस तरीके से हम अपने लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स के लिए चॉइस करेंगे अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को लेकर के. तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स इज कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो यहाँ पर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए ही अराइज हो रही है क्योंकि हमारे रिसोर्स क्या है बेटे, लिमिटेड हैं. ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है. देखो मैं आपको जो है बेसिक्स में जो बातें बता रहा हूँ, ये आपको कुछ ऐसी बातें मैं बीच में बता रहा हूँ जो आपको ऐसे बुक्स में नहीं मिलेंगी. ठीक है ना, तो वो चीज़ नोट कर लिया करो. जो मैंने आपको जो एक्स्ट्रा, जैसे अभी एडम स्मिथ वाली वो जो बात बताई है, तो इस तरह की चीज़ आपको बुक वाला नहीं बता रहा, तो उनको नोट डाउन कर लिया करो. ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस की, क्योंकि हमारे चैप्टर के अंदर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों है. तो पहले हम ये वाला सेक्शन कर रहे हैं. ठीक है, पहले हम ये वाला सेक्शन कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम इकोनॉमी वाले सेक्शन पे भी बात करेंगे. तो लेट्स मूव ऑन फर्दर कि इकोनॉमिक्स जो है वो इसकी दो मेन ब्रांचेस हैं. देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. पहली ब्रांच का नेम क्या है बेटे, माइक्रो इकोनॉमिक्स. और दूसरी ब्रांच का नेम क्या है बेटे, मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, हालांकि इस ब्रांच डिवीजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो एडम स्मिथ या उसके बाद आए कुछ इकोनॉमिस्ट ने बात की थी बेटे, वो उन्होंने कोई ब्रांच के ऊपर डिस्कशन नहीं किया था कि इसकी दो ब्रांचेस हैं. ठीक है, उन्होंने तो सर्टेनली जो इकोनॉमिक्स के ऊपर बात की थी. तो जैसे धीरे धीरे सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होता गया तो पता चला कि ये तो दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइडेड है, क्योंकि इसकी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से मैच नहीं करती. ठीक है, उनमें कुछ फर्क है. तो इसलिए ये जो डिवीजन है, ये सबसे पहले डिवीजन किसने डिफाइन किया, 1933 में रेगनर फ्रिश नाम से एक इकोनॉमिस्ट थे. रेगनर फ्रिश नाम से एक इकोनॉमिस्ट थे. इन इकोनॉमिस्ट ने सबसे पहली बार ये डिफाइन किया 1933 में कि इकोनॉमिक्स की तो दो ब्रांचेज हैं, एक माइक्रो नाम से, ठीक है, और दूसरी मैक्रो नाम से. ठीक है, तो कहने का मतलब ये दो अलग अलग ब्रांचेज हैं, इन पर इकोनॉमिक्स के रूल एक तरीके से अप्लाइड, सेम तरीके से अप्लाइड नहीं होते, एक ही तरीके से अप्लाई नहीं होते, मतलब अलग अलग हैं. ठीक है, तो अब हम इनका जो है डिवीजन के ऊपर बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये डिफरेंशिएट करता है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस. ठीक है, इसमें बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ मैं. सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन लेते हैं बेटे मीनिंग पे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो आप क्या कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज अ branch of economics which deals with economic problems, which deals with economic problems of individual units, which deals with the economic problems of individual units. इंडिविजुअल यूनिट्स कौन सी होंगी, फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर एक इंडिविजुअल यूनिट है. ठीक है, अब प्रोड्यूसर एक इंडिविजुअल यूनिट है. प्रोड्यूसर भी बोल सकते हो आप इसको, फर्म भी बोल सकते हो. ठीक है, इकोनॉमिकली आप फर्म वर्ड भी यूज कर लेते हैं इसके लिए, फर्म. ठीक, तो हाउस होल्ड भी हो सकता है, ये हाउस होल्ड, तो ये भी क्या है, इंडिविजुअल यूनिट है, हाउस होल्ड एटसेट्रा. इंडस्ट्री कह सकते हैं, एक इंडस्ट्री की बात हो रही है तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स कह सकते हो, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर या फर्म है, हाउस होल्ड है, इनके बारे में. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, which deals with economic problems
इसमें था ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी आ जाएगी इसमें, पूरी इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इंडिविजुअल्स की, वैसे एक इकोनॉमी की भी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। एक इकोनॉमी के पास भी रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है। इट इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द एंटायर इकोनॉमी एज अ होल। तो ये चीज आप जरूर यूज करोगे, एज अ होल, ठीक है। पूरी इकोनॉमी को एक इकोनॉमिक यूनिट मानते हुए, एक यूनिट मानते हुए जब हम उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें आप क्या स्टडी करोगे, जैसे एज अ होल प्रॉब्लम कौन सी होती है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ये एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई की प्रॉब्लम अभी एक बंदे की नहीं है, सबकी है, एक्सेट्रा। तो ये बेटे किस में आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ये तो हो गया आपका मीनिंग अच्छे से समझ लो, ठीक है। आपको डिफरेंशिएशन अपने आप क्लियर होएगा ये एक यूनिट के बारे में। क्योंकि जो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है बेटे सर फॉर्म का क्या मीनिंग होता है? एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो छोटा है, स्मॉल है। क्योंकि ये एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म, एक हाउस होल्ड, एक इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड है। और मैक्रो का मतलब होता है बेटे लार्ज, लार्ज माने बड़ा। तो बड़ा स्कोप है, बड़ा एरिया है, ठीक है। पूरी इकोनॉमी को लेकर के स्टडी करता है, एक इकोनॉमिक यूनिट मान करके पूरी इकोनॉमी को से रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब लार्ज है और इसका मतलब स्मॉल है। और अगर आपको ये चीज को और ज्यादा इलेबोरेट करना है, देखो माइक्रो में क्या है बेटे, आई, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी सिंगल। तो सिंगल पर्सन की प्रॉब्लम को लेकर है, चाहे वो एक पर्सन, एक इंडिविजुअल बायर हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल सप्लायर हो। ए स्टैंड्स फॉर, इसमें ए है मैक्रो में, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, यानी सारे आगे उसमें एग्रीगेट कह दो या ऑल, ए फॉर ऑल और ए फॉर एग्रीगेट, आई फॉर इंडिविजुअल और सिंगल, ठीक है। एक एक को, सिंगल सिंगल को, सारों को, ठीक है, ऑल यूनिट्स को, समझ गए। इसमें सारे हाउस होल्ड आ गए, सारे कंज्यूमर्स आ गए, सारे प्रोड्यूसर्स आ गए, सारी इंडस्ट्रीज आ गई इसमें, लेकिन इसमें एक एक की बात होगी, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि द स्टडी ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, क्या क्या बात कर रहा हूँ, स्टडी ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री तो एक ही है ना, अभी बात सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की हो रही है, तो इंडस्ट्री तो एक ही है, एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, किसमें आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड बात करूंगा तो मैं बोलूंगा ऑल द इंडस्ट्रीज इन द इंडिया। तो वो सभी इंडस्ट्रीज की बात होगी, वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात नहीं होगी, ठीक है। समझ गए, ये आपका मीनिंग हो गया, मतलब डिफरेंस, पहले आप जो है मीनिंग से डिफरेंशिएट करोगे, तो ये आपका मीनिंग से डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। मीनिंग के बाद अगला जो हम पॉइंट बनाएंगे वो है कि different set of assumptions, different set of assumptions। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में assumptions अलग होते हैं। assumptions क्या होती हैं, जो बातें आप मान के चलते हो, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा जो है सोशल साइंस है, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये बेटे एक नेचुरल साइंस नहीं है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसके लॉज सर्टन होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मैं बॉल ऊपर फेंकूंगा नीचे आएगी आएगी, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स या ओवरऑल इकोनॉमिक्स आप कहेंगे ये आपके ह्यूमंस के बिहेवियर पे बनाया गया एक साइंस है। तो ह्यूमन बिहेवियर हर टाइम पर सेम नहीं रहते, बदलते रहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो अजम्पशंस हैं वो अलग हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो अजम्पशंस हैं अलग हैं, ठीक है। मतलब आप कहेंगे इट इज बेस्ड ऑन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन डिफरेंट set of assumptions, different set of assumptions then macro, ठीक है। तो मैक्रो की बजाय ये अलग सेट ऑफ assumptions पर बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब डिफरेंट सेट ऑफ assumptions क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इट assumes आउटपुट
and employment it assumes output and employment level कांस्टेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल को कांस्टेंट माना जाता है, मतलब आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट जैसी टर्म्स पे बात ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इट ऑल्सो हैज डिफरेंट सेट ऑफ assumptions देन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसकी भी सेट ऑफ assumptions माइक्रो इकोनॉमिक्स से अलग हैं। जैसे इसमें क्या माना जाता है, उसमें अपन ने क्या कहा, इट assumes आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल टू बी कांस्टेंट। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स in macroeconomics, for example, in macroeconomics इसमें आप लिखोगे रिज्यूम्स लेवल, वर्ड यूज कर लो यहाँ पे, लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट, कि लेवल कांस्टेंट पड़ा रहेगा। और इन मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कैन चेंज। तो ये उसमें चेंज मान के चलेगा, क्योंकि जब तक आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल चेंज नहीं होंगे तो इकोनॉमी में ग्रोथ को डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये अलग सेट ऑफ assumption है, मतलब इसमें कुछ अलग माना जाता है और इसमें कुछ अलग माना जाता है, ठीक है। तो इसमें ये माना गया कि आउटपुट लेवल कांस्टेंट रहता है, और इसमें ये माना गया कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। एक और बड़ा ही अच्छा सा एक एग्जाम्पल मैं और इसमें आपको बताता हूँ। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या मान के चलती है, सेविंग इज गुड, सेविंग इज गुड। एक इंडिविजुअल है बेटे, एक पर्सन है, एक पर्सन है, वो कह रहा है कि सेविंग करो, अच्छी बात है, हम उसको यही बोलते हैं कि भैया आप सेविंग करो, आपके फ्यूचर में काम आएगी। तो सेविंग इज गुड फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी एक बंदा अगर सेविंग करे तो अच्छी बात है। लेकिन सेविंग फॉर ऑल, saving by all, sorry, saving by all in the economy, saving by all in the economy and no expenditure, and no expenditure, और कोई एक्सपेंडिचर ना करना, सेविंग बाय ऑल एंड नो एक्सपेंडिचर विल ruin, ruin होता है बर्बाद कर देना, ruin the economy, ये इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। सेविंग बाय ऑल एंड नो एक्सपेंडिचर, वो तो कह रहा है सेविंग इज गुड, ठीक है। सेविंग इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल, फॉर एन इंडिविजुअल। एक बंदा अगर सेव करे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, आप बोलते हैं भाई बंदे को सेव करना चाहिए, सेविंग तो अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखो बेटे, अगर सारे सेव करने लग गए, कोई खर्च ही नहीं करेगा तो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, है ना। इकोनॉमी में खर्चा जीरो हो जाएगा, और खर्चा जीरो हो जाएगा तो फिर डिमांड कोई करेगा नहीं, डिमांड नहीं करेगा तो आउटपुट ऐसे ही पड़ा रहेगा, और अगर आउटपुट ऐसे ही पड़ा रहेगा तो फिर इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो सेविंग बाय ऑल इन द इकोनॉमी एंड नो एक्सपेंडिचर विल रूइन द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी को वो बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंट सेट ऑफ assumptions, ये अलग assumption पे मान के चलता है, ये अलग assumption पे मान के चलता है। इसी वजह से हम इसको और क्या कह देते हैं, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स भी कह देते हैं। रिवर्स टर्म्स है ना, एक कह रहा है सेविंग करो अच्छी बात है, दूसरी ब्रांच कह रही है सेविंग मत करो अच्छी बात नहीं है, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर कहने का मतलब इस पे बात अलग तरीके से लागू होती है और इस पे बात अलग तरीके से लागू होती है, इसीलिए हम इसको पैराडॉक्स भी बोल देते हैं। यानी ये क्या है, ये जो फीचर अभी हम जो डिफरेंशिएशन अभी हमने किया, ये माइक्रो मैक्रो का पैराडॉक्स भी है। यही मेन बात है जिसके बेसिस पर माइक्रो अलग बनाया गया, मैक्रो अलग बनाया गया है, ठीक है। समझ में आ गया मीनिंग, डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा चलो उस